ओके, सो हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज, जस्ट रैंडम एमसीक्यूज एंड देयर ऑप्शंस की फर्दर detailed discussion as well. I do not have MCQs and their options separately. I have the discussion of the whole thing. So, first of all, the first MCQ was regarding empyema thoracis. Empyema thoracis में उन्होंने पूछा हुआ था which of the following is correct regarding it. अब उसमें पहली ऑप्शन थी कि क्या कॉमनेस्ट होता है, उसमें उन्होंने टीबी लिखा हुआ था. सो टीबी इज़ नॉट द कॉमनेस्ट एटियोलॉजी फॉर एम्पाइमाथेरेसिस. एम्पाइमाथेरेसिस बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड इफ्यूजन होती है जो कि यूजली पोस्ट निमोनिया डेवलप होती है. फिर इस डिजीज़ के स्टेजेस कितने होते हैं? तो 3 स्टेजेस होते हैं, ये आपने याद रखना है. और एग्जामिनेशन जब आप इसका करोगे तो क्योंकि ये पस है तो ये मीडियास्टिनम को पुश करेगी, यानी पस हो, वाटर हो, ब्लड हो, तो वो मीडियास्टिनम को पुश ही हमें मोस्टली चेस्ट इंटिब्यूशन की ही ज़रूरत होती है क्योंकि ये इसका जो स्पूटम होता है वो थिक होता है, राइट. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू. उस एमसीक्यू के अंदर हाई ग्रेड फीवर था, साथ प्रोडक्टिव कफ थी 1 वीक से, और फिर उस बंदे को डिस्निया डेवलप होता है और साथ ही साथ उसका ट्रेकिया शिफ्ट हो जाता है, परकशन नोट डल हो जाता है, ब्रीदिंग साउंड डिमिनिश हो जाती हैं ऑन द राइट साइड. एंड अभी उसकी 2 दिन पहले चेस्ट इंटिब्यूशन हुई है. अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि आप बताएं कि क्या मसला हुआ है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट वो न्यूमोथोरैक्स नहीं हो सकता क्योंकि परकशन नोट उन्होंने डल बताया है, विच कुड बी रेजोनेंट, विच शुड बी रेजोनेंट बल्कि इन द केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स. सेकंड थिंग वाज चेस्ट ट्यूब को रिमूवल के बारे में थी. तो सर ने ये बोला, सर ने कहा कि चेस्ट ट्यूब हम कभी भी रिमूव नहीं करते एज सून एज जब वो जो ड्रेन है उधर से एयर या फ्लूइड आना बंद हो जाए, ठीक है. क्योंकि हम वेट करते हैं, हम 24 घंटे का वेट करते हैं, हम देखते हैं क्या चीज़ें वाकई ठीक हैं, अगर ज़रूरत पड़े एक्सरे भी करा लेते हैं इस वेट पीरियड में, फिर हम इस चीज़ को निकालते हैं, ठीक है, ट्यूब को. अगली चीज़ है इंटिबेशन. हमें न्यूमोथोरिक्स के तमाम केसेस के अंदर ये नहीं होती, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स के अंदर हमें इंटिबेशन नहीं चाहिए होती. एंड chest intubation may be complicated with surgical emphysema. This is the most common complication of chest intubation. क्यों? अब इसका सर ने हमें ये बताया, दिस वाज द राइट ऑप्शन, ठीक है. बाकी जो मैंने ऑप्शंस लिखी हुई हैं वो मैंने जस्ट डिटेल लिखी हुई है रिगार्डिंग द टॉपिक. ये वाली एक्चुअली ऑप्शन थी जो उन्होंने पूछी हुई थी. ये मेरी बॉल पॉइंट इज़ नॉट ओके, अनपैक हो गया बॉल पॉइंट. सो चेस्ट ट्यूब जो होती है, अगर इस तरह से होती है ना चेस्ट ट्यूब, तो सर ये बता रहे थे कि इसकी मल्टीपल आइज़ होती हैं. आइज़ यानी इसके मल्टीपल होल्स होते हैं. अगर ये चेस्ट है ना और यहाँ पर आपने डाला है तो हो सकता है कि यहाँ पर ये तो सही है, ये सही जा, अगर पहली आई सही जाके लग गई है, ये वाली जो 1-2 आइज़ हैं ये दरमियान में 1 आई 2 आई, ये दरमियान में कहीं गलत जगह पर रह गई है, ठीक है, इनकरेक्टली प्लेस हो गई है. तो फिर क्या होगा कि वो फिर अगर एक आई सबकटेनियस है तो वहाँ पर एक्स्ट्रावेजेशन हो जाएगी, वहाँ पर सर्जिकल एम्फाइसीमा डेवलप हो जाएगा, ठीक है. सो दैट्स हाउ चेस्ट इंट्यूबेशन लीड्स टू सर्जिकल एम्फाइसीमा. मोर ओवर हम फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स का थेरेपी का रूल उन्होंने पूछा हुआ था रिगार्डिंग चेस्ट इंट्यूबेशन. इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि फिब्रिनोलिटिक थेरेपी हम चेस्ट इंट्यूबेशन, पोस्ट चेस्ट इंट्यूबेशन दे रहे होते हैं क्योंकि हमने प्रिवेंट करना होता है उधर एडहेजन्स को, ठीक है. आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट जो कि पूछा गया था दैट वाज प्लूरो एडहेसिस. प्लूरो एडहेसिस का मतलब क्या होता है कि प्लूरा की 2 लेयर्स है ना, उनके दरमियान की जगह हमने ख़त्म करनी है एडहेजन बना के, खुद एडहेजन वहाँ पर बनाएंगे. अच्छा, अब कैसे एडहेजन क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि उसके दरमियान कोई चीज़ बार बार आके जमा हो रही है, इसलिए हम एडहेजन बनाना चाह रहे हैं. जैसे कि रिकरेंट इफ्यूजन में हम चाहेंगे कि वो जगह ख़त्म हो जाए ताकि रिकरेंस ही ना हो, ठीक है. सो सर ने फिर बताया कि प्लूरोएडहेसिस हम करते किस तरीके से हैं. इसको हम इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले चेस्ट ट्यूब डली हुई थी, चेस्ट ट्यूब से जो था वो ड्रेन में से लेट से फ्लूइड आता था. फ्लूइड आना जब बंद हो गया, आपने 24 घंटे का वेट किया, आपने एक्सरे करा लिया, आपने देख लिया क्लियर आ गया, यू आर फाइन. फिर आप क्या करते हो, आप इरिटेंट डालते हो, जैसे ब्लियोमाइसिन आपने डाला, आप वहाँ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कराते हो, और फिर आप प्रोड्यूस कराने के बाद आप पोस्चर को बार बार चेंज कराते हो, और फिर आप रोक के ब्लियोमाइसिन को रोक के, तो 24 घंटे के बाद फिर आप चेस्ट ट्यूब रिमूव कर देते हो और लेयर्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और वो आपस में जुड़ी रहती हैं, तो वहाँ पर बार बार फ्यूजन वगैरह कोई नहीं बनेगी, ठीक है. सो अब इसकी ऑप्शन थी प्लूरो एडहेसिस, क्या हम फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमोथोरिक्स में करते हैं? नो, वी डू नॉट डू दैट बिकॉज वी डू नॉट नीड दैट इन द फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि हमें नहीं पता ये रिकर होगी या नहीं. मोर ओवर सेकेंड थिंग वॉज
कि अगर मल्टीपल बुला मौजूद हैं तो क्या हम कर देंगे प्लूरल एडहेसिस? तो येस, वी विल डू द प्लूरल एडहेसिस इन द केस ऑफ मल्टीपल बुलास, बिकॉज सीओपीडी के केस में मल्टीपल बुलास बनते हैं, और अगर मल्टीपल हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फॉर द रिक्रिडिफियंस अगेन, एंड for in this case we can go for the pleural adhesis. And after that there is bronchopleural fistula. Bronchopleural fistula में जब तक फ्लूइड आना बंद नहीं होता तब तक नहीं करते, इसी तरह की सर ने की बात बोली थी. मोर ओवर नेक्स्ट थिंग इज टीबी प्लूरल इफ्यूजन. टीबी प्लूरल इफ्यूजन में फर्दर सर डाइव्ड इनटू कि टीबी की इफ्यूजन कैसी होती है, ट्रांसोडेटिव एक्सोडेटिव क्या होता है, ये वाली चीज़ें. बट एनी वेज मेन पॉइंट वाज कि टीबी की जो प्लूरल इफ्यूजन होती है ना, उसके अंदर हम एटीटी और ड्रेन से काम जब चलाते हैं तो रिस्पॉन्ड कर जाता है पेशेंट, तो हमें इस तरह की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्लूरल डिसीज करनी पड़े. वेयर एज सर कह रहे थे कि द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि मेलिग्नेंट इफ्यूजन हो, क्योंकि उनके अंदर चांसेस होते हैं रीकर होने के. द बेस्ट ऑप्शन वुड बी मेलिग्नेंट इफ्यूजन, वेयर एज अ गुड ऑप्शन वुड बी मल्टीपल बुला वाली ऑप्शन. इन दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू मेलिग्नेंट वाली ऑप्शन मौजूद ही नहीं थी. ठीक है. सो थोड़ा सा मैं आपको साइड नोट पे ये वाली बात भी बता दूँ कि टीबी वाली इफ्यूजन जो होती है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्रोटीन इंक्रीज़ होती है, ग्लूकोज पीएच कम होती है, और इसके अंदर लाइट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक्सोडेटिव होता है ये, और इसके अंदर एलडीएच ज़्यादा होता है. फाइन. आफ्टर दैट नेक्स्ट एमसीक्यू वर्स के ड्राई कफ है, जो कि वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजिटल क्लबिंग एंड साइनोसिस के साथ मौजूद है. सर वाज सेइंग कि ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड एडिशनली दे हैव टोल्ड यू क्लबिंग एंड साइनोसिस, स्ट्रेट अवे इट इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. लॉन्ग हिस्ट्री है तो आपने यहीं पर से अपने डीडीज बनाना शुरू कर देने. मोर ओवर, if the examiner is kind enough, he can also mention there were fine bibasal crepitation. He can also mention that there were ground glass appearance, right? Now, मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू ये वाली इन्फॉर्मेशन को कवर कर रही थी कि मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज कर सकती हैं. नंबर 1. नंबर 2 इज़ कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होती है, तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है ऑन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिस पे हमें सर ने बताया कि जब पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होती है तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है ऑन पीएफटीज, वेयर एज अगर एयरवे इन्वॉल्व पैटर्न होता है. ठीक है. और आईएलडी के अंदर हिमोप्टिसिस इज अनयूजुअल. ठीक है. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू. नेक्स्ट एमसीक्यू वर्स कि अब 50-year-old पेशेंट, ये सर ने खुद से बनाया. सर ने कहा देखो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो थी वो लंग की पैथोलॉजी की तरफ लेके जा रही थी, लेकिन अगर मैं बोलता कि वर्सनिंग ऑर्थोपनिया है, चेस्ट पेन है, एक्सर्शन पे स्वेटिंग है, तो आप हार्ट फेलियर के, हार्ट वाली एसओबी की कॉजेज को सोचते, राइट. एंड यहाँ पर देखो कफ वाइप कर दी सर ने, सबसे पहली चीज़. फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू वाज ऑन सार्कोइडोसिस, जिसके अंदर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें ये वाले सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे. ग्रैनुलोमेटस मसला होता है, एस के लेवल ज़्यादा होते हैं, और इसके अंदर 50% ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक एंड एबनॉर्मल, उनका एक्सरे होता है. एंड देयर इज बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी एंड देयर आर पेरेन्काइमल चेंजेस. मूविंग अहेड, पेरासिंथेसिस. पेरासिंथेसिस जो चेस्ट की होती है उसका मतलब ये होता है कि हमने प्लूरल स्पेस से फ्लूइड निकालना है. ठीक है. और इसमें पैरासिंथेसिस के बारे में उन्होंने बताया हुआ था कि अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री है, मोर देन 3.5 ग्राम फ्लूइड शायद निकाला था, तो फिर उन्होंने पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में कुछ पूछा हुआ था. तो एनीवेज डीएलसी हमें डायग्नोसिस करने में इस फ्लूइड का हेल्प करेगी, डिफरेंशियल काउंट. मोर ओवर प्लूरल फ्लूइड ओवर सीरम एलडीएच की रेशो जो होगी, इसके एलडीएच और इसके एलडीएच की, अगर ये 6.6 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि एग्जिडेटिव है. ठीक है. तो ये लाइट क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है. कोएगुलम अगर आपको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब एक्सोडेटिव है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, कोएगुलम बन जाता है. कॉमनली लोकल पैथोलॉजी के साथ एक्सोडेटिव वाली इफ्यूजन्स होती हैं, ट्रांसडेटिव जनरलाइज जब बॉडी का मसला होता है तब होती है. एंड निमोनिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेस. प्लूरल इफ्यूजन का नेक्स्ट एमसीक्यू था. प्लूरल इफ्यूजन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था फॉलोइंग कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. प्रेशर कम हो रहा होता है क्योंकि फ्लूइड अंदर इफ्यूजन वाली जगह पे आ रहा है. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, ऑल्टर्ड परमेबिलिटी होती है, और एल्वेलर प्रेशर ज़्यादा होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट एमसीक्यू वो स्मोकिंग है, कफ है, एक्सपेक्टोरेशन है, एक्सपायरेशन ज़्यादा हो रही है, स्कैटर्ड क्रेपिटेशंस है, एम्फाइसीमा नहीं है. सॉरी, यहाँ तक बस एमसीक्यू है. स्कैटर्ड क्रेपिटेशंस वहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है. तो दिस इज सीओपीडी. इसमें भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्लू ब्लॉटर्स होंगे, एम्फाइसीमा नहीं होगा क्योंकि वो तो पिंक पफर्स होते हैं. ठीक है. किसी मतलब ऑप्शन के अंदर वो कह रहे थे कि एम्फाइसीमा तो नहीं बनता, तो हमने कहा नो.
And further, smoking is a relevant history and clubbing is never present in COPD. And X-ray पर आपको hyper inflation and high reticular pattern मिलता है, increased reticular pattern. Furthermore, 30-year-old ATT पर एक बंदा है, presenting complaint उसकी productive cough है, cough foul smelling whitish sputum के साथ है, and it worsens in lying down and it is more worse in the morning and it is there for 4 years. And now the patient is also having clubbing, wet inspiratory crackles posterior lung की basis पर. So हुआ क्या, उसको ब्रोंकिक्टेसिस हो गई है, पोस्ट टीबी ब्रोंकिक्टेसिस उसको हुई है, ठीक है. सो ये वाले एमसीक्यूज थे जो हमने आज डिस्कस किए, एंड आई विल फर्दर कीप यू गाइस अपडेटेड रिगार्डिंग upcoming MCQ discussion in medicine. May we all score good in MCQs.